ईश्वर एक ऐसा खिलौना है जिसे शूद्र को डराने और सवर्णों को कमाने के लिए बनाया गया है। ये कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के हैं। शायद आप में से कई लोग आज ज्योतिबा फुले को नहीं जानते होंगे, मगर वह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने 19वीं सदी में सामाजिक व्यवस्था को जड़ से हिला कर रख दिया था। आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके बारे में बताने के लिए हम एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहते हैं। 19वीं सदी में महाराष्ट्र में एक लड़का था जो अपने प्रिय मित्र की शादी में शरीक होने के लिए गया था, मगर उस शादी में उस लड़के को धक्के मार कर बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वह जाति से शूद्र था और शादी ब्राह्मण की थी। ब्राह्मणों ने उसे वहाँ पर पूरे बारातियों के सामने बेइज्जत करके बाहर निकाला। कहा कि इस शूद्र का यहाँ पर क्या काम है, इस शूद्र यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। और उसी समय उसे धक्के मारकर बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। इस वाक़ये ने उस लड़के के दिमाग में इतना गहरा चोट किया कि वह पूरे सामाजिक व्यवस्था को चेंज करने का संकल्प लेने लगा। उसने ठान ली कि अब इस कुरीति को, इस जात पात की व्यवस्था को तुरंत ही खत्म करना है। ये कोई और नहीं बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले थे। ऐसी शख्सियत जिन्होंने 19वीं सदी में समाज की कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ाया। इनके बारे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि वह समाज सुधारक थे, जबकि बाकी लोग परिवार सुधारक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, विचारक, संपादक, क्रांतिकारी, दार्शनिक, लेखक, ये सभी थे। 19वीं सदी में भारतीय समाज बहुत अलग था। उस समय जाति का दंश झेल रहे अछूतों के साथ जानवरों से भी भद्दा व्यवहार किया जाता था। अछूतों को अपने गले में एक मटका लटकाए और कमर में एक झाड़ू लटकाए चलना पड़ता था, ताकि उनका जो थूक है वो ज़मीन पर ना गिरे और उनकी पैर के निशान ज़मीन पर ना रह जाए। उन्हें इन सब को हटाते हुए चलना पड़ता था। उनकी परछाई तक को लोग इतना अशुद्ध मानते थे कि उनके बहुत दूर से चलना पड़ता था ताकि लोगों पर उनकी परछाई तक ना पड़े। और अगर ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें जानवरों से भी गंदा व्यवहार किया जाता था। इसी परिवेश में 11 अप्रैल 1827 में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमनाबाई था। जब वह 9 महीने की आयु में थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका लालन पालन माता सगुनाबाई ने किया। वे लोग जाति से माली थे और इसी का भार संभाल रहे उनके पिता गोविंदराव फूलों का कारोबार करते थे। 7 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो गई, मगर कुछ समय के बाद ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना पड़ा। मगर उनकी बातों में बहुत तर्कशीलता दिखाई पड़ती थी, बहुत तार्किकता थी, जिसकी वजह से उनके पिता के 2 मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि अपने बेटे को आप पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। और उनकी सलाह पर पिता ने अपने बेटे का एडमिशन स्कॉटिश मिशन स्कूल में कर दिया। उस समय किसी को भी, यानी कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार था। हालांकि बाद में क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोगों ने भी शिक्षित होना शुरू कर दिया, मगर अछूतों और शूद्रों के लिए शिक्षा भी कोसों दूर था। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, चाहे वो कोई भी जाति के हो। मगर अंग्रेजी शिक्षा की वजह से अंग्रेज़ों ने जो मिशन स्कूल्स की शुरुआत की, उसकी वजह से अछूतों को, शूद्रों को भी पढ़ने का मौका मिला। और इसी मौके को आजमा रहे थे ज्योतिराव फुले। उन्होंने दुनिया भर का इतिहास पढ़ा, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, उन्होंने अमेरिकी क्रांति पढ़ी, जिसका प्रभाव उनके काम पर पड़ा, उनके जीवन पर पड़ा। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने में लगा दी। साल 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई फुले से करा दिया जाता है। सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, हालांकि दोनों का बाल विवाह था, मगर फिर भी ज्योतिराव फुले पढ़ लिख रहे थे और सावित्रीबाई फुले नहीं पढ़ी लिखी थी। क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया कि महिलाओं को, चाहे वो कोई भी जाति की हो, उन्हें पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी का दंश सावित्रीबाई भी झेल रही थी। मगर ज्योतिराव का मानना था कि समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो उसे सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए।
और इसकी शुरुआत उन्होंने सावित्रीबाई फुले से की। दिन भर का सारा कामकाज निपटा करके वह रात में घर आते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को इस कदर शिक्षा का पाठ पढ़ाया कि वह मात्र 17 साल की उम्र में पहली महिला शिक्षक बनकर उभरी। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने स्कूल में महिलाओं को शिक्षित करने का दायित्व संभाला। ज्योतिबा फुले शूद्रों और अछूतों को भी शिक्षा से अवगत कराना चाहते थे। समाज के हर वर्गों को शिक्षित करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 1848 में अछूतों के लिए सबसे पहला स्कूल खोला। वह पहला स्कूल था 1848 में जो अछूतों के लिए खोला गया, जिसमें अछूत पढ़ने लिखने लगे थे। मगर ये ऊंची जाति के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। मगर विरोध यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। सावित्रीबाई फुले जब अपने रास्ते में जा रही होती थी, स्कूल की तरफ जा रही होती थी, उन पर कीचड़ और गोबर फेंके जाते थे। ये कीचड़ और गोबर वही ऊंची जाति के लोग फेंका करते थे। उन्हें रोकना चाहते थे स्कूल खोलने से, शिक्षा देने से, लेकिन वे लोग नहीं रुके। फुले दंपत्ति ने शिक्षा का भार संभाला, शिक्षित करने का भार संभाला और वे तटस्थ रहे। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं और वंचित समाज के लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं, सामाजिक विकास संभव नहीं है। वह बाल विवाह के विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उन्होंने बलात्कार और शोषण के पीड़ितों को अपने घर में जगह दी। वे आश्रम खोल रहे थे। उन्होंने अपने आश्रम में, अपने घरों में जगह दे वैसी महिलाओं को जो बलात्कार का, शोषण का शिकार हो रही थी। यहाँ तक कि कचड़े में फेंक दी जाने वाली बच्चियों को भी उन्होंने गोद लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, मगर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और कई ऐसे बच्चे को वो अपने आश्रम में जगह दे रहे थे जो कचड़े में फेंक दी जाती थी। उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, बाल विवाह को खत्म करने के लिए, उसे समाज से बचाने के लिए, लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए और समेत कई ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज का आविष्कार किया। उन्होंने अपने जीवन काल में किसानों और मजदूरों के लिए भी आवाज़ उठाया। वह एक दीनबंधु नाम के अखबार का प्रकाशन किया करते थे, जिसमें वह मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे। उन्होंने किसानों के लिए भी आवाज़ उठाई और इसका असर ये हुआ कि अंग्रेज़ों को एग्रीकल्चर एक्ट पास करना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन शोषित वर्गों के उत्थान पर लगा दिया। इसका असर ये रहा कि साल 1888 में मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। मगर आखिरकार 28 नवंबर 1890 में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज का भार संभाला, उनकी पूरी बागडोर संभाली। इसका विस्तार पूरे देश भर में होने लगा, खास करके महाराष्ट्र के उन इलाकों में होने लगा जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। समाज में उनके द्वारा किया गया बदलाव, उनका परिवर्तन आज भी उनके कार्यों को याद किया जाता है। समाज में उनके द्वारा किया गया परिवर्तन और जो व्यवस्था को उन्होंने सुधारने का पहल किया, इसकी वजह से आज वंचित समाज के लोग हक और अधिकार के साथ जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।